नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम योगेश प्रजापति है और मैं पिछले 6 से 7 सालों से नीट और आईआईटी के स्टूडेंट को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। साथियों, मेरे कई विद्यार्थी अभी तक नीट और आईआईटी में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक छोटे से टॉपिक को लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए साथियों, केमिस्ट्री में 12th क्लास का एक टॉपिक आता है रासायनिक साम्य। और इस एक छोटे से टॉपिक, नहीं टॉपिक काफी बड़ा है, लेकिन हम एक छोटी सी क्लास में इसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार किस प्रकार से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। देखिए, रासायनिक साम्य में नाम से पता चल रहा है रासायनिक है, तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें होगा साम्य स्थापित। अब ये साम्य क्या होता है? तो साम्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ संपन्न हो रही है। देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित होता है। तो ये चीज कन्फर्म है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही रासायनिक साम्य दिखाई देगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कोई भी साम्य स्थापित नहीं होता है। तो देखिए, हम बता रहे थे कोई एग्जाम्पल के थ्रू ये C+D का निर्माण कर रहे हैं। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद में COD फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिख रही होगी सिंबल के जरिए। यहां से आप देखोगे कि A और B अभिक्रिया करके C एंड D ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम अग्र अभिक्रिया। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसे हम R के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को दर्शा रहा है। और ये फॉरवर्ड है तो इसको हम लिख देंगे RF। इसी प्रकार से आप देखोगे C और D आपस में रिएक्शन करके A और B का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा RB के तरफ, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। इन दोनों अभिक्रियाओं के वेग को हम RF और RB के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप यहां से देखोगे जिस कंडीशन में RF और RB यानी अग्र अभिक्रिया का वेग और प्रतीप अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों बराबर हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं साम्य। तो अभी तक की क्लास में हमने केवल ये समझा है कि साम्य क्या होता है। तो किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में जब अग्र अभिक्रिया का वेग एंड पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों बराबर हो जाए, दोनों समान हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम साम्य के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये साम्य है तो इसका कोई ना कोई कांस्टेंट भी निकालेंगे। तो देखिए, जब आप अग्र अभिक्रिया की बात करोगे तो यहां से निकलता है अग्र अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक। इसे कहेंगे अग्र अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, जो किससे रिप्रेजेंट होगा? उत्पादों की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, साम्य स्थिरांक किस प्रकार से निकालते हैं? तो आप यहां से देखोगे कि अग्र अभिक्रिया की बात करोगे तो यहां से निकालेंगे उत्पादों की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता, दोनों मर्ज रूप में निकाल लेते हैं हम एक साथ ही, K के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उत्पाद की सांद्रता यहाँ होगी C, और कंसेंट्रेशन को या सांद्रता को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वर्गाकार कोष्ठक ही दर्शाते हैं, और ये D इनकी सांद्रता का गुणनफल। और उसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ से A और B, इन दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल इसके बराबर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझे हम यहाँ। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं H2 और नाइट्रोजन, ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बना रहे हैं NH3। अगर अभिक्रिया को हम यहाँ बैलेंस करें, तो आप देखोगे यहाँ से 3 हाइड्रोजन मिलकर के 2 अमोनिया का निर्माण करेंगे। अब देखिए, यहां से हमें समझ में आ रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर के अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की तो निकालेंगे कैसे? उत्पादों की सांद्रता, तो यहां है अमोनिया यानी NH3, इसकी सांद्रता को रिप्रेजेंट किया गया तो कैपिटल ब्रैकेट यहां यूज किया जाएगा। और यहाँ इनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, इस संख्या को हमेशा घात के रूप में पहुंचाया जाता है, तो ये 2 इसकी घात के रूप में जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे क्या आएगा? जो अभिकारक होंगे इनकी सांद्रता आएगी तो हाइड्रोजन की सांद्रता, लेकिन आप यहां देखोगे इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ 3 की घात आएगी, और यहाँ आएगी नाइट्रोजन जिसकी कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो घात में 1 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी स्थिरांक को, साम्य स्थिरांक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये साम्य जो स्थिरांक होता है ये 2 रूप से दर्शाया जाता है, एक Kp के रूप में और दूसरा जो होता है वो होता है Kc के रूप में। ये मुख्य रूप से, बाकी इसके अलावा मोल अंश की फॉर्म में भी हम दर्शा सकते हैं, यानी x के रूप में भी दर्शा सकते हैं।
लेकिन सामान्यतः हम दो भागों में पढ़ते हैं केपी। केपी पी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आंशिक दाब को, यानी एक तो हम आंशिक दाब के रूप में इसको दर्शाते हैं, और दूसरा जो सी होता है, सी बताता है कंसंट्रेशन को, यानी सांद्रता के रूप में। तो दो तरीके से हम इस स्थिरांक को दर्शा सकते हैं, एक आंशिक दाब के रूप में और दूसरा सांद्रता के रूप में। तो यहाँ जब सी की फॉर्म में बात की जाती है तो हमेशा लिखा जाता है उत्पादों की सांद्रता, और डिवाइड में क्या आता है, अभिकारकों की सांद्रता। और इसी प्रकार से जब हम आंशिक दाब के रूप में बात करते हैं तो यहाँ जो आएगा के, इसे पी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ आता है उत्पादों का आंशिक दाब, उत्पादों का आंशिक दाब, तो मैं यहां से लिख सकता हूं पी, और ऐसे ही लिखेंगे पी यानी अभिकारकों का आंशिक दाब। इनके आंशिक दाबों के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये केपी और केसी के रूप में यानी सांद्रता के रूप में भी दर्शा सकते हैं, और आंशिक दाब के रूप में भी हम इसे दर्शा सकते हैं। एक इनके बीच का रिलेशन होता है जो भी काम में आता है, केपी और केसी। ठीक है, तो केपी बराबर केसी RT की पावर डेल्टा एन, ये भी आपने काफी बार सुना होगा। तो यहां से हमें पता चलेगा ये डेल्टा एन क्या आता है। डेल्टा एन क्या होता है, यहाँ जो डेल्टा एन है ये बताता है उत्पादों की सांद्रता माइनस, उत्पादों की सांद्रता में से हम अभिकारकों की सांद्रता को माइनस करते हैं। यानी कि देखिए, जैसे मान लीजिए अभी रिएक्शन लिखी थी हमने अमोनिया का फॉर्मेशन, क्या लिखा था, N2 + 3H2 2NH3। तो यहां से हम देख पाएंगे उत्पादों की सांद्रता के लिए 2 मोल है, और अभिकारकों की सांद्रता देखोगे तो 3 और 1 नाइट्रोजन 4 मोल है, यानी 4 मोल अभिकारक में, 2 मोल यहाँ है। तो उत्पादों की सांद्रता में से अभिकारकों की सांद्रता को माइनस किया जाएगा, 2 - 4, तो वो डेल्टा एन को रिप्रेजेंट करेगा, डेट मीन्स -2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये डेल्टा एन का मान पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और 0 भी हो सकता है। एक और रिएक्शन हम एग्जाम्पल फॉर्म में देखें कि H2 + I2, तो यहां से रिएक्शन करके ये बनाते हैं 2HI। तो आप देखोगे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स HI के 2 है, यानी उत्पादों के मोलों की सांद्रता कितनी आ गई, 2, और अभिकारक में आप देखोगे एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो टोटल है 2। तो 2 में से जब 2 माइनस करोगे आप तो 0, यानी डेल्टा एन 0 भी हो सकती है। और अगर मैं इसी रिएक्शन को अपोजिट करके लिख देता, ठीक है, या फिर मैं इस तरीके से कह दूं आपसे कि PCl5 है, ये वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है इसका, तो उस केस में क्या बनेगा, एक बनेगा PCl3 और एक बनेगा Cl2। तो यहाँ उत्पादों के मोल देखोगे आप, एक PCl3 है और एक Cl2, डेट मीन्स 2, और PCl5 के मोल्स देखोगे तो 1, तो 2 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ आया 1। तो हमने तीनों केस देख लिए जहां इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों प्रकार से डेल्टा एन की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ वैल्यू को देखेंगे। तो देखिए डेल्टा एन की वैल्यू जब 0 आएगी तो इस केस में हम देखेंगे यहाँ से Kp बराबर Kc, और RT की पावर हो जाएगी बेटा 0, डेट मीन्स Kp और Kc आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो Kp और Kc बराबर कब होंगे, जब डेल्टा एन इक्वल टू कितना होगा, 0। सेकंड केस की बात करें हम यहाँ से, तो डेल्टा एन पॉजिटिव आए, डेल्टा एन जब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से क्या होगा बेटा, Kp बराबर Kc, और ये RT की पावर कुछ ना कुछ आएगी जो पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, इसका मतलब दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी होनी है, Kp ग्रेटर देन हो जाएगा Kc के। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन डेवलप होता है, डेल्टा एन कोई भी रिएक्शन दे दी जाएगी और उस रिएक्शन के लिए पूछा जाएगा किसमें Kp और Kc का मान ज्यादा होगा। तो 4-5 ऑप्शन जो भी आएंगे आप क्या लिख देगा, Kp बराबर Kc होगा, Kp ग्रेटर देन Kc होगा, Kp लेस देन Kc होगा, इस प्रकार से। और तीसरा जो केस बेटा वो आएगा डेल्टा एन इक्वल टू माइनस। तो यहां से भी आप देखोगे कि Kp बराबर Kc और RT की पावर अब आ जाएगी माइनस में, तो ये माइनस वाली आएगी इसके साथ बेटा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेट मीन्स यहाँ से Kp की वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगी Kc से। तो तीनों प्रकार के ये जो केस है, तीनों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और तीनों के एक एक एग्जाम्पल भी हमने देखे। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।